प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत का सार। तिब्बत के पथ पर राहुल सांस्कृत्यायन जी का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बत की यात्रा का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। यात्रा के संदर्भ में उन्होंने नेपाल से गुजरते हुए वहाँ के लोक जीवन तथा लोक व्यवहार का सजीव चित्रण किया है। यात्रा वृत्तांत का सार निम्न प्रकार से है। 14 मई के दिन लेखक बड़े सवेरे ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गया तथा उसने अपने साथ तमंग तरुण से तात पानी नामक स्थान तक की आज की यात्रा पर चलने को कहा। 8 बज गए थे। लेखक को चलते वक्त गांव से मक्खन तो नहीं मिला, परंतु उसने सत्तू ले लिया था। उसने सोचा था कि आगे जो चरवाहों का डेरा है वहाँ उसे मक्खन मिल जाएगा। 6 घंटे की यात्रा के बाद दोनों चरवाहों के डेरे में पहुँच गए। चरवाहों का डेरा चटाइयों से छाया हुआ झोपड़ा था। वहाँ जाकर दोनों ने देखा कि जामो गाय को दुहा जा रहा है। डेरे वालों ने उन्हें दूध पीने को कहा, परंतु लेखक ने छाछ पीना पसंद किया। उन्होंने वहाँ भोजन किया तथा मक्खन लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। आगे का रास्ता विशालकाय वृक्षों को बीच से होकर गुजरता था। बीच बीच में उन्हें जंगली पक्षियों के मधुर स्वर भी सुनाई पड़े थे। लेखक अपने साथी से भोटिया में बात करता हुआ तथा स्ट्रॉबेरी सुनते एवं जोकों से पैर बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कहीं कहीं यलमो लोगों के गांव मिल रहे थे। हर गांव के पास रास्ते में मानी एक धार्मिक स्थल आवश्यक रूप से मौजूद था। बौद्ध यात्री इन मानियों को सदैव दाहिने रखकर परिक्रमा करते हुए चला करते थे। यलमो लोगों में लामा धर्म की बड़ी मान्यता है। 1 बजे के करीब वे डांडे के किनारे पर आ गए। वहाँ से उन्हें दूसरी ओर जाना था। दूसरी ओर पहुँचते ही उतराई आरंभ हो गई। जब वे थोड़ा नीचे उतरे तो जंगल उनकी आंखों से ओझल हो गया था। वहाँ चारों ओर खेत ही खेत थे। जौ और गेहूं की फसलें उगी हुई थी। लेखक और उसका साथी तमंगों के गांव पार करके नीचे गोरखों के गांव में आ गए। गांव पार करते ही पुनः चढ़ाई आरंभ हो गई। 5 बज गए थे। थक जाने के कारण उन्हें आगे की यात्रा अगले दिन करने का निश्चय किया। रात को वे सब ब्राह्मण के घर ठहरे। अगले दिन वे फिर ऊपर की ओर बढ़े। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 12 बजे के बाद दूसरा डंडा पार करके वे काठमांडू से कुती एक स्थान का नाम जाने वाले रास्ते पर आ गए थे। इस डांडे को पार करने के बाद उन्हें फिर घना जंगल मिला। चूंकि उन दिनों कुत्ती से नमक लाने का मौसम था, अतः रास्ते में उन्हें झुंड के झुंड आदमी मिल रहे थे जो या तो मकई चावल लेकर कुत्ती जा रहे थे या नमक लादे वापस आ रहे थे। 2 बजे के करीब वे नीचे उतरते हुए सर्बों की बस्ती में पहुंच गए थे। सर्बा भोटिया लोगों की एक शाखा है जो दार्जिलिंग तक फैली हुई है। उन्हें एक सर्बा से पता चला कि डुकमा लामा अभी उधर से नहीं गुजरे हैं। 3 बजे के करीब लेखक की मुलाकात अगले गांव में डुकपा लामा से हुई। लामा ने हालांकि अपने जातीय स्वभाव के कारण लेखक की उपेक्षा की। वह गांव तमंगों का था। दूसरी रात लेखक वहीं ठहरा। डुकमा लामा का शरीर बहुत भारी था तथा वे चलने में कमजोर थे। आगे की यात्रा लेखक ने 4 लामा तथा सोम सहित 4 गृहस्थों के साथ पूरी की। अगले दिन सवेरे उन्होंने उतरना आरंभ कर दिया। बाद में वे चढ़ाई चढ़ने लगे। शाम तक चढ़ाई चढ़ते हुए वे तमंगों के एक बड़े गांव में पहुंचे। वहां रात उन्होंने वहीं बिताई। अगले दिन डुकमा लामा को ढोने के लिए 2 आदमी लेकर सवेरे वे फिर निकल पड़े। उन्होंने एक डंडा और पार किया तथा फिर उतराई आरंभ हो गई। अंत में वे काली नदी के किनारे पहुंच गए। जब वे काठमांडू से आगे आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए थे, वे अब सर्बा लोगों के प्रदेश में थे। 18 मई को वे सर्बों के एक बड़े गांव में ठहरे। लेखक को उसके साथियों ने बताया कि कल वे नेपाल की सीमांत चौकी पार कर लेंगे। इस यात्रा में अन्य लोग जहां थुकपा सत्तू से अपना काम चला लेते थे, वहीं लेखक और डुकमा लामा के लिए भात बना करता था। रात को सबने अंडे खाए। उसी रात लेखक ने
यलमों में लिखे हुए कुछ कागज़ों को जला दिया। उसने सोचा, कहीं तात पानी में कोई उन्हें देखने न लग जाए। वे लोग अब नई नई की धार की ऊंचाई के साथ साथ नदी की धार की ऊंचाई के साथ साथ चढ़ते चले जा रहे थे। वहाँ जंगल तो नहीं था, परंतु नंगा पर्वत भी नहीं था। वे 2 बजे के करीब वे तात पानी पहुँचे। वहाँ गर्म पानी का चश्मा होने के कारण उस स्थान को तात पानी कहा जाता है। उस गांव में नेपाली चुंगी और डाका न होने से लेखक बहुत घबरा रहा था कि कहीं कोई उसके विषय में न पूछ ले। चुंगी से वे लोग बचकर निकल गए, परंतु आगे एक फौजी चौकी थी। थोड़ी देर में वह लम्मा भी आ गई। उसमें वर्षा होने के कारण कुछ देर उन्हें एक झोपड़ी में रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद वे आगे चल पड़े। आगे एक ऊंचा पर्वत था, जिसे देखकर लेखक की समझ में आया कि क्यों तात पानी की फौजी चौकी तात पानी से न होकर आगे है। थोड़ी देर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां पहरे वाला फौजी खड़ा था। उसने उन सब को वहां बैठाया। फिर वह अपने हवलदार साहब को बुला लाया। लेखक को वहां बड़ा डर लग रहा था। पूछने पर उन लोगों ने अपने को क्राउड के अवतारे लामा का चेला बताया। हवलदार की सूचना पर वहां सूबेदार आ गया। उसने आते ही उनका नाम पता लिखना आरंभ कर दिया। उसमें लेखक बहुत डरा हुआ था। लेखक की बारी आने पर रिंजेन ने लेखक का नाम छंग बताया। फौजी ने संतुष्ट होकर उनको सबको जाने दिया। इतनी देर में शाम होने को आ गई थी। रात में रहने के लिए उन्हें एक अच्छा सा कोठा मिल गया था। अगले दिन 19 मई थी। सुबह ही डुकमा लामा ने देवता की पूजा आरंभ कर दी। यह पूजा रात 10 बजे तक चली। बाद में प्रसाद बांटा गया। अगले दिन वे सवेरे पुनः चल पड़े। 2 घंटे में ही वे उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। तिब्बत की सीमा में पहुंचते ही लेखक यह सोचकर कि उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, उसका हृदय विहल हो उठा। धन्यवाद।